Good morning everyone. Now discuss unit 14 बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम समझते हैं बायोमोलिक्यूल्स है क्या. पहले तो मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो बायोलॉजिकल जिनका इंपॉर्टेंस हो ऐसे मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल होंगे. हम बात करते हैं जैसे कोई भी लिविंग आपका सिस्टम है, जैसे कि एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, सारे अभी क्या लिविंग सिस्टम है. वो जनरली क्या करते हैं, आपके ग्रोथ होंगे, सस्टेन करेंगे एंड रिप्रोड्यूस करेंगे. ये काम आपके क्या करते हैं, जो भी लिविंग सिस्टम है वो आपका ग्रो करते हैं, सस्टेन्स और रिप्रोड्यूस. जनरली इमेजिन क्या है आपके पास में, जो नॉन लिविंग सिस्टम है उससे बनता है कंपोज्ड बाय नॉन लिविंग थिंग्स या ऑब्जेक्ट. ये सब्सटेंस जो भी आपका लिविंग सिस्टम है वो किससे कंपोज होता है, नॉन लिविंग थिंग से. जनरली वो किससे बने होते हैं, विच इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि आपके एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं. अब लिविंग सिस्टम से क्या क्या रिक्वायर है, तो भाई कोई भी लिविंग सिस्टम उसको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स आर essential component. अब हमारे पास जो भी लिविंग सिस्टम है उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है. लिविंग सिस्टम रिक्वायर्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन आर द एसेंशियल कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स ऑफ फॉर लिविंग सिस्टम टू ग्रो, सस्टेन एंड रिप्रोड्यूस. जनरली और मिनरल्स आपको चाहिए. मिनरल्स मींस विटामिन और प्रोटीन. विटामिन्स भी आपको जनरली चाहिए. तो सारे क्या है लिविंग सिस्टम के को रिक्वायरमेंट होती है, जो नॉन लिविंग सिस्टम पे बेस्ड है, और जो कि क्या आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सारे आपके हैं. जनरली हमें क्या, हमें हमारी जो लिविंग सिस्टम को सस्टेन या ग्रो करने के लिए फूड रिक्वायर्ड होता है, और फूड में ये सारे सब्सटेंस रिक्वायर्ड होना चाहिए. तो ये सब आपके इसके अंदर आते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं. बायोकेमिस्ट्री में बात करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की. बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. अब जो कार्बोहाइड्रेट्स जनरली के नाम से सिंपल है कि कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रोहाइड्रेट्स मतलब हाइड्रोजन का कंपाउंड्स, ऐसा. तो इनिशियली हमने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट्स अकर्स इन नेचर. जनरली आपका नेचर में पाया जाता है, और नेचर में कहाँ पाया जाएगा, प्लांट्स में पाया जाएगा. कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन नेचर लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, इन सभी में आपका कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाएगा. अब जनरली कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है वो क्या दी गई, जैसे होते क्या, एग्जांपल बात करें तो एग्जांपल में आपका ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर, ये सारे आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. अगर हम ग्लूकोज की फॉर्मूले की बात करें तो इसका क्या होगा, C6H12O6. इसके बाद में हम सुक्रोज या शुगर की बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, शुगर की बात करते हैं, C12H2211. ये आपका शुगर हो गया. ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, शुगर है, क्या आपके कार्बोहाइड्रेट्स है. तो कार्बोहाइड्रेट को मिसाल लिख सकते हैं C6H2O6, ऐसा लिख सकते हैं. C6H12O6, इसको क्या लिख सकते हैं, C12H11O, और यहाँ 2 लगा सकते हैं. यहाँ पर हम यहाँ H2 यहाँ 11. तो देखो यहाँ से 6 to 11 to 22 और 11 बन जाए. तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया कि भाई सी जो ग्लूकोज है उसको C6H2O6 के फॉर्म में, शुगर था उसको लिख दिया C12H2O11 के फॉर्म में. ठीक है. इसका मतलब क्या है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट इनिशियल डेफिनेशन क्या दी गई, इट इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कार्बोहाइड्रेट मींस क्या, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स. ये आपकी इनिशियल डेफिनेशन. इनिशियल डेफिनेशन में क्या बोला गया कि भाई इट इज कार्बोहाइड्रेट मींस क्या, इट इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. देखो ये H2O मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. सेकेंड H2O, ये भी क्या, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन.
तो इनिशियल डेफिनेशन क्या दी गई कार्बोहाइड्रेट्स की कि इट इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की बात करते हैं, एसिटिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड OH। एसिटिक एसिड, अगर एसिटिक एसिड को क्या करते हैं हम इसको ऐसा लिखना है, इसको ऐसा लिखेंगे C2H2O और 2 3 1 4 हाइड्रोजन 2 2 4 1 और 2 कार्बन 1 1 2 कार्बन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो हमने एसिटिक एसिड को किस फॉर्म में लिख दिया, एसिटिक एसिड को हमने लिख दिया फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पर हम जानते हैं कि जो एसिटिक एसिड है वो आपका क्या है, एसिटिक एसिड आपका कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो जो हमने डेफिनेशन दी होगी इसकी होगी रॉन्ग। इसी टाइप से हम बात करते हैं रहमनोज की, इसी टाइप से हम बात करेंगे रहमनोज की। रहमनोज की इसका क्या C6H5 C6H11O5। एक सेकंड इसका देखते रहमनोज। अगर हम बात करते हैं रहमनोज की, रहमनोज का फॉर्मूला होता है आपका C6H12O5 C6H12O5 ये रहमनोज है। तो जो रहमनोज है वो क्या आपका वो कार्बोहाइड्रेट्स है, और उसको हम क्या कर सकते हैं इस फॉर्म में, हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, CnH2O Y के फॉर्म में इसको लिख नहीं सकते, जिससे डेफिनेशन हमारी क्या होगी रॉन्ग होगी। जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पर जो आपका रहमनोज है वो आपका क्या है कार्बोहाइड्रेट्स है, पर वो इस फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं CnH2NOY, इस फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो इसमें से कुछ जो है कुछ कंपाउंड्स है वो इस रूल को फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते। तो जो हमारी जो डेफिनेशन है वो रॉन्ग हो गई। तो फिर हम एक नई डेफिनेशन आती है हम उसको समझेंगे। नई डेफिनेशन क्या बोलती है आपसे कि कार्बोहाइड्रेट्स इट इज द पॉली एक्टिव सब्सटेंस, क्या है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, न्यू डेफिनेशन क्या है आपकी ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और such compounds which gives such units or hydrolysis is called carbohydrates। नई डेफिनेशन क्या है कि भाई आपका जो सब्सटेंस हो कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, दूसरा पॉली हाइड्रोक्सी होना चाहिए, उसमें हाइड्रोक्सी यूनिट होना चाहिए किसकी एल्डिहाइड और कीटोन की, और या फिर ऐसे सब्सटेंस होना चाहिए जो क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस पे आपको पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन देंगे, उसको क्या बोलोगे आप कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की न्यू डेफिनेशन क्या है ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और सच कंपाउंड्स which gives such unit on hydrolysis is called carbohydrate। ये आपकी न्यू डेफिनेशन है। तो न्यू डेफिनेशन के हिसाब से हम बात करेंगे जैसे, तो इसमें आपके एग्जांपल आएगा, एग्जांपल में क्या आएगा जनरली हम बोल सकते हैं कि भाई जो सम सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, वो सारे क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट है। और जो कार्बोहाइड्रेट जनरली क्या होते हैं टेस्ट में स्वीट होते हैं, जिससे हम बात करते हैं शुगर की। तो शुगर क्या आपका कार्बोहाइड्रेट है और टेस्ट में स्वीट है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड में बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं। सैकेराइड जो है वो किससे बना है, ग्रीक वर्ड है आपका सैकरॉन से बना है। इसका मतलब होता है विच मीन्स शुगर। जो सैकेराइड इज अ ग्रीक वर्ड which is formed from the Greek सैकेरॉन means which means sugar। सैकेरॉन से बना है, सैकेरॉन का मतलब होता है शुगर। तो हम अगर कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकेराइड। इट इज यहाँ तक क्लियर है आपका। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये समझ में आ गई बात कि आपको कि कार्बोहाइड्रेट जनरली क्या होते हैं। हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो जनरली क्लासिफाइड हमने इसको किया तीन टाइप से, पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। तो पहले बात करते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या मतलब? सिंगल सेकेराइड, एक ही सकरा होना चाहिए, एक ही सेकेराइड होना चाहिए। तो दो सेकेराइड विच डज नॉट गिव्स सिंपल यूनिट ऑफ हाइड्रो, जिसको हम क्या कर सकते हैं हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम हाइड्रोलाइज करने पे कोई हमें सिंपल यूनिट नहीं मिलेगी, जिसको हाइड्रोलाइज करने पे हमें क्या करेंगे, हम हाइड्रोलाइज करेंगे और हाइड्रोलाइज करने पे अगर कोई सिंपल यूनिट नहीं मिलती उसको बोलेंगे हम मोनोसेकेराइड। अ सेकेराइड अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर गिव सिंपल यूनिट। ऐसा सेकेराइड जिसको हम क्या कर सकते हैं और अधिक फर्दर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ऐसा हमारे पास सेकेराइड जिसको क्या कर सकते हैं और अधिक हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे और हमें कोई सिंपल यूनिट नहीं मिलेगी। इट डज नॉट गिव्स अ सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। ऐसा सेकेराइड जिसको हाइड्रोलिसिस करने पे कोई भी सिंपल यूनिट नहीं मिलेगी, जिसकी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की कोई सिंपल यूनिट नहीं फॉर्म होती, तो उसको क्या बोलोगे आप? मोनोसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड है आपका वो क्या होगा, उसमें अबाउट 20 मोनोसेकेराइड हैं। ऑलमोस्ट कितने हैं नेचर में? नेचर में 20 मोनोसेकेराइड है, नेचर में 20 मोनोसेकेराइड, जैसे आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या हैं? आपके मोनोसेकेराइड, क्योंकि इसको आप हाइड्रोलाइज करोगे तो ये कोई भी सिंपल यूनिट नहीं देंगे, किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की, इसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। इसके बाद आता है सेकेंड डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के अंदर आपका आता है 2 to 10 यूनिट्स are obtained on हाइड्रोलाइसिस। अब हमारे पास जो क्या है, द कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स, ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको 2 to 10 2 से 10 यूनिट्स ऑफ 2 to 10 यूनिट्स ऑफ आर ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस। ऐसा सेकेराइड जिसका, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज करेंगे, और हाइड्रोलाइज करने से 2 से 10 यूनिट्स मिलेगी किसकी? मोनोसेकेराइड की, उसको हम बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। ऐसा सेकेराइड जिसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे और क्या मिलेगा? 2 से 10 यूनिट मिलेगी किसकी? हाइड्रोलाइज करने पे किसकी यूनिट मिलेगी? पॉलीसेकेराइड, या फिर हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन की। पॉलीसेकेराइड और एल्डिहाइड और कीटोन की 2 से 10 यूनिट्स मिलेगी, तो उसको बोलेंगे हम ओलिगोसेकेराइड। मतलब हमें उसको हाइड्रोलाइज करना, हाइड्रोलाइज करने पे क्या मिलना चाहिए आपको? यूनिट्स मिलना चाहिए। किसकी यूनिट मिलना चाहिए? सेकेराइड्स की यूनिट मिलना चाहिए, मोनोसेकेराइड्स यूनिट मिलना चाहिए आपको। मोनोसेकेराइड यूनिट कितनी मिलेगी? 2 या फिर 10, 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट अगर मिलेगी तो हाइड्रोलाइज करने पे तो उसको बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड जनरली हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफिकेशन कर दिया हमने किसमें? ओलिगोसेकेराइड्स आपका डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड। अब ओलिगोसेकेराइड्स में जैसे हम बात करें तो दोनों यूनिट हैं, 2 से 10 यूनिट मिलेगी इसकी मोनोसेकेराइड की, 2 to 10 मोनोसेकेराइड। अब दो जो आपको यूनिट है, ये दोनों यूनिट या तो सेम हो सकती है, मे बी सेम और डिफरेंट, मे बी सेम और डिफरेंट। आपको हो सकता है कि दोनों यूनिट सेम मिले या फिर दोनों यूनिट डिफरेंट मिल सकती है। जैसे हम बात करते हैं शुगर C12H22, तो ये अगर हम इसका हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम शुगर का हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? C6H12O6, C6H12O6। ये आपका क्या है? एक ग्लूकोज और सेकंड क्या मिलता है आपका? फ्रक्टोज। तो हो सकता है दो यूनिट में भी सेम और डिफरेंट हो। इसमें अगर हमने इसको हाइड्रोलिसिस किया हमें कितनी यूनिट मिली? 2 यूनिट मिली किसकी? मोनोसेकेराइड की।
दोनों या तो सेम हो सकती है या फिर दोनों डिफरेंट है। अभी दोनों कैसी है? डिफरेंट है, तो मे बी सेम और डिफरेंट ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड को हाइड्रोलाइसिस करने पे 2 से 10 यूनिट मिलेगी मोनोसेकेराइड की। दोनों में भी दोनों जो यूनिट है 2 यूनिट्स आर सेम और मे नॉट बी सेम। अब हमारा थर्ड आता है इसके अंदर पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड to obtain a large number of monosaccharides unit on hydrolysis। इस पे क्या होगा? जैसे मोनोसेकेराइड्स मींस क्या? अगर हम ऐसे सेकेराइड जिसको हम क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं और हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलेगा? टू ऑब्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड। ऐसा सेकेराइड जो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या करेगा? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपको देगा, उसको बोलेंगे हम पॉलीसेकेराइड। जनरली ऐसा सेकेराइड जिसको हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देगा? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड, उसको क्या बोलोगे आप? पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड आपके होते हैं कैसे होते हैं? पॉलीसेकेराइड नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते। जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जनरली कैसे? वाटर इनसॉल्युबल। जैसे स्टार्च है आपका सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। क्या क्या आता है? पॉलीसेकेराइड मींस जो क्या देंगे? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट देंगे। टेस्ट में कैसे है आपका? टेस्ट में स्वीट, इट इज नॉट स्वीट इन टेस्ट एंड इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर जनरली। एग्जांपल में क्या है? स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सारे आपके क्या है? लिपिड्स हैं, ये सारे आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हम एक एक का डिस्क्रिप्शन एग्जांपल एक एक करके अच्छे से समझेंगे। अब मोनोसेकेराइड का समझते हैं क्या क्या इसके अंदर आएगा। मोनोसेकेराइड अभी हमने समझा कि मोनोसेकेराइड मींस क्या? जो फर्दर डज नॉट हाइड्रोलाइज, जिसको हम क्या करते हैं? और ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब वो आपको कोई भी यूनिट नहीं देगा मोनोसेकेराइड की, जो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। मोनोसेकेराइड हमने पढ़ा इसके अंदर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये जनरली हाइड्रोलाइज होने पे आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोलाइज होने पे वापस से कोई भी मोनोसेकेराइड नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड के अंदर हम क्या करते हैं? अब हमने पढ़ा कि भाई जो सेकेराइड उसके अंदर 2 यूनिट होती है, या तो क्या होगा उसके अंदर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, या फिर उसके अंदर क्या होगा? पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। 2 यूनिट होती है। अगर आपके पास कोई यूनिट है, अगर उसके अंदर एल्डिहाइड यूनिट है तो हम उसको एल्डोस बोलेंगे। अगर एल्डिहाइड यूनिट है तो क्या बोलेंगे? नॉन एज एल्डोस। अगर उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या बोलोगे आप? उसको एल्डोस। और कीटोन ग्रुप है तो कीटोस। अगर एल्डिहाइड यूनिट तो क्या बोलोगे? एल्डोस। और अगर कीटोन यूनिट है तो क्या बोलोगे? कीटोन, कीटोस। तो 2 चीज, अगर आपके पास कोई भी सेकेराइड उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या बोलोगे? उसको एल्डोस। और अगर कीटो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, या फिर हम बोल सकते हैं कीटो ग्रुप है, तो क्या बोलोगे? जनरली उसको कीटोस। तो हमारे पास 2 टाइप, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोस, और अगर क्या आपके पास कीटो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो उसको क्या बोलोगे आप? कीटोस। नंबर ऑफ इच कार्बन मोनोसेकेराइड आल्सो इंट्रोड्यूस इन द नेम इज। अगर हमारे पास देखो 3 4 5 6 3 है तो क्या बोलोगे? ट्राइटोस। 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेप्टोस। अगर हमारे पास 3 कार्बन है किसी भी सेकेराइड में तो क्या बोलोगे? ट्राइओस। 4 कार्बन 4 कार्बन है तो टेट्रोस। और अगर आपके पास कितने? ट्राइओस, ट्राइओस टेट्रोस। अगर 3 कार्बन है तो बोलोगे ट्राइओस, 4 कार्बन है तो टेट्रोस, 5 कार्बन है तो पेंटोस, 6 कार्बन है तो हेक्सोस, और 7 कार्बन है तो हेप्टोस।
और अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोट्राइटोस बोलोगे, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोट्राइटोस, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या बोलोगे, एल्डोट्राइटोस, एल्डोटेट्रोस, एल्डोपेंटोस, और अगर आपके पास कीटो तो क्या बोलोगे, कीटो ट्राइटोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो ट्राइटोस। तो इस टाइप से हम इसके नाम जो नेम है वो डिराइव करते हैं। कीटो है तो कीटो टाइटोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस, इन द सेम वे।